हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है सब लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके देन, सो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। ठीक है, हमारा लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं सप्लाई वाला। ओके, सो सबसे पहले अब हमको पढ़ना है, जैसे हमने डिमांड कंप्लीट करे, इलास्टिसिटी हम इसके बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हमने अभी डिमांड वाला जो पार्ट है, खासकर लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड के बेसिक्स, ये पार्ट हमने क्या करे, कंप्लीट करे। अब हम लोगों को सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी अगेन दो पार्ट दिए हुए हैं, सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे भी हमको अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या करने हैं, यानी एक लॉ ऑफ सप्लाई वाला पार्ट, ठीक है, और एक पार्ट जो है वो सप्लाई का बेसिक्स वाला कंप्लीट करना है। ठीक है, सप्लाई का बेसिक्स थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आप बहुत हद तक इसको डिमांड चैप्टर से क्या कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे। मतलब इसको डायरेक्टली डिमांड के बाद पढ़ाने का मेरा इंटेंशन बहुत सिंपल है कि जब मैं इसको डिमांड के बाद पढ़ाऊंगा तो आप लोग बहुत ज़्यादा हद तक इसको डिमांड के साथ क्या करते चलोगे, रिलेट करते चलोगे। और जब डिमांड के साथ आप इसको बहुत हद तक रिलेट करोगे तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्या आएंगी, क्लैरिटी आएंगी और कंपेरिजन भी अच्छा खासा हो पाएगा। ठीक है, और वैसे कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है सप्लाई और डिमांड में। ठीक है, ताकि आप लोग क्या कर पाओ, उसको अच्छे से याद रख पाओ। क्लियर बात? ओके, सो प्रथा आपको मालूम है, लाइक शेयर कमेंट जो आप करना है कर सकते हैं। ओके, सो सप्लाई का बेसिक्स, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड अब वन पॉइंट यहाँ पे। अभी तक हमने जितना भी पार्ट पढ़ा, चाहे डिमांड चाहे कंज्यूमर बिहेवियर, ये हम अभी तक कंज्यूमर के एंगल से पढ़ रहे थे। मतलब जितना भी पार्ट हम लोगों ने अभी तक लेक्चर्स में पढ़ा है, दैट इज ऑन किसके बेसिस पे, किसके अकॉर्डिंग, हमने कंज्यूमर के एंगल से, कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली वो चीजें क्या करी है, पढ़ी है। बट अब राइट नाउ हम लोग जो भी चीज पढ़ने वाले हैं, खासकर सप्लाई के अंदर हम जो भी चीज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो हम कंज्यूमर के बेसिस पे नहीं पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसर। मतलब अब किसके एंगल से हमको पढ़ाई करनी है, अब किसके एंगल से हमको सोचना है, प्रोड्यूसर के एंगल से। अभी तक हम जो भी सोचते थे कंज्यूमर के एंगल से सोचते थे, अब हम अपोजिट साइड आ गए हैं, सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ उल्टा हो गया है, सारे जज्बात पूरे के पूरे सारे जज्बात बदल गए हैं। पहले हम कंज्यूमर बन के सोच रहे थे, अब राइट नाउ हमको प्रोड्यूसर सप्लायर बन के सोचना है, बिजनेसमैन बन के सोचना है, एंटरप्रेन्योर बन के सोचना है, एंटरप्रेन्योर बन के सोचना है। गॉट इट दैट पॉइंट? क्लियर? ओके, देन सप्लाई के बेसिक्स, मीनिंग ऑफ सप्लाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। ठीक है, क्या होता है सप्लाई, पहले वो बात करते हैं। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज that a producer is willing and able to offer at various prices. ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग, मतलब अभी तक कंज्यूमर, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, बार बार प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर, ठीक है, एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अभी तक हम बात कर रहे थे कंज्यूमर की। ठीक है, तो हम बोलते थे कंज्यूमर की औकात है क्या लेने की या नहीं है, तो वहाँ पे चेक करते थे वेदर एबिलिटी टू पे उसका है क्या, या विलिंगनेस टू पे उसका है क्या, विलिंगनेस टू बाय उसका है क्या कंज्यूमर का। अब ये नहीं देखना है, अब हमको यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर रखनी है, बहुत क्लियर यहाँ पे चलानी है कि वेदर जो प्रोड्यूसर्स है दे आर विलिंग, ठीक है, दे आर विलिंग टू सेल, दे आर एबल टू ऑफर, क्या उनकी औकात है उतने अमाउंट में उतना सेल करने की या उतनी क्वांटिटी सेल करने की। ठीक है, तो अगेन हम सप्लाई के में प्रोड्यूसर के एंगल से वही सब चीजें देखने वाले हैं, बट अब हम प्रोड्यूसर के एंगल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी और गुड्स और सर्विसेज दैट अ प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर, जो वो मार्केट को ऑफर कर पा रहा है। एक प्रोड्यूसर जो भी वो, आई एम नॉट सेइंग बेच रहा है, आई एम सेइंग जो वो ऑफर कर रहा है मार्केट को कि मैं इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर पाऊंगा, आई एम एबल टू सप्लाई एंड आई एम विलिंग ऑल्सो। तुम पूछोगे सर एबल और विलिंग क्यों आ रहा है बीच में? एबल चलो मैं समझ भी गया सर, एबल का मतलब कैपेसिटी की बात कर दी आपने, एबिलिटी मतलब कैपेसिटी की बात कर दी कि उसकी उतनी कैपेसिटी है क्या, उतना गुड्स बना के बेचने की, वो प्राइस में बेचने की उतनी कैपेसिटी है क्या, ठीक है, उतनी बड़ी फैक्ट्री उसकी है क्या, वगैरह वगैरह। चलो सर एक्सेप्ट कर लिया आपकी बात वाली, कोई बात नहीं, घर की बात है। बट विलिंगनेस कहां से बीच में आ गया? सप्लायर तो बैठा ही धंधा करने के लिए है, बिजनेस करने के लिए, सो इट इज बट ऑब्वियस बट नेचुरल कि वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा ही करेगा गुड्स। ठीक है, इट इज बट ऑब्वियस बट नेचुरल कि वो गुड्स तो सप्लाई करेगा ही करेगा। तो फिर ये बात फिर से कहां से घूम फिर के आ रही है? बिल्कुल समझने वाली बात है, सुनना ध्यान से सुनना। जब हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की विलिंगनेस की, तो भाई ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कई बार प्राइजेस बहुत ज़्यादा गिर जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है मार्केट में प्राइजेस। तो ऐसे टाइम पे ना प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि मैं ये कम प्राइस में बेचना पसंद ही नहीं करूंगा गुड्स, मेरे को नहीं बेचना है, मेरे को धंधा ही नहीं करना है, मेरे को नहीं बनाना है। इतने कम में
है ना, इतने कम में कैसे दूंगा मैं, नहीं पॉसिबल है, नहीं चलेगा। सो विलिंगनेस वो एंगल में बात हो रही है कि आप जितनी प्राइस है उतनी प्राइस में आप विलिंग है सेल करने के लिए, आप उतने प्राइस में विलिंग है ऑफर करने के लिए कस्टमर को, ठीक है। अब वहां पे होगा सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट अगेन वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी सप्लाई को भी हम कोई पर्टिकुलर डे, मंथ, क्योंकि वो भी फ्लो कंसेप्ट है, मतलब चलते जाएगा, ऐसा नहीं कि एक दिन का सप्लाई की आप बात कर रहे हो, ठीक है। सो हम एक हफ्ते में इतना सप्लाई कर सकते हैं, 2 हफ्ते में इतना सप्लाई कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। क्लियर? थोड़ा और इसके ऊपर बात करते हैं, विलिंगनेस और इसके ऊपर। एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई क्या है? तो देयर विल बी इफेक्टिव सप्लाई विल बी इफेक्टिव ओनली इफ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई द प्रोडक्ट, producer is willing to supply the product, that is willingness, and producer has resources to produce the particular supply of product। मतलब प्रोड्यूसर विलिंग है प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए जितने रुपए में उसको बेचना है। दूसरा, प्रोड्यूसर के पास क्या रिसोर्सेस है उतनी, वेदर प्रोड्यूसर हैज रिसोर्सेस टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई इतने प्रोडक्ट्स, एंड एबिलिटी, औकात है कि तेरे पास इतने रिसोर्सेस है क्या, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें तू कर पाएगा क्या? कर पाएगा तो ओके, नहीं कर पाएगा तो क्या भाई, कुछ नहीं हो सकता फिर। क्लियर? ओके, समझा? चलो, तो प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड टू सप्लाई दी प्रोडक्ट, दैट इज विलिंगनेस। सो प्रोड्यूसर हैज द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई दी प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? एबिलिटी। उसको क्या कहा जा सकता है, कहा कहेंगे हम लोग, हम उसको कहेंगे एबलिटी, कहा कहेंगे बचवा, क्या कहेंगे? एबिलिटी। क्लियर? तो विलिंगनेस और एबिलिटी भी यहाँ पे क्या करती है, बहुत हद तक मायने रखती है, ठीक है। क्लियर? तो सप्लाई अगेन तभी बनेगा जब इफेक्टिव सप्लाई तभी बन पाएगा जब अगेन सप्लाई के अंदर भी विलिंगनेस हो प्रोड्यूसर की और एबिलिटी हो प्रोड्यूसर की। कुछ रिलेटेड पॉइंट्स आ जाते हैं सप्लाई, जो हमको अगेन पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। हमने विलिंगनेस और ये तो पढ़ लिए, बट हमको अब थोड़े से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ना और जरूरी हो जाता है। ध्यान से सुनना, देखो थोड़ा सा आप लोगों को अब समझने में यहाँ पे टाइम लगेगा, लगने दो, चैप्टर में टाइम नहीं लगता ज़्यादा ये, लेकिन यहाँ आपको सोचने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बिल्कुल लगने दो। मैं जानबूझ के डबल डबल रिपीट करते चलूंगा, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए एकदम नया है प्रोड्यूसर का एंगल सोचना, बट आगे आने वाले जो चैप्टर्स रहेंगे ना कहीं, चाहे वो कॉस्ट हो चाहे वो मार्केट हो, वहाँ पे हम लोगों को प्रोड्यूसर के एंगल से ही क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो एंगल हमारा रहने वाला है वो प्रोड्यूसर एंगल ही रहने वाला है। सो डोंट मतलब इसमें ये दिमाग मत लगाओ कि हमको टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जम जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटेड पॉइंट, सप्लाई इज अ फ्लो एंड नॉट अ सिंगल आइसोलेटेड सेल ट्रांजैक्शन। जब भी हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई की बात हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पर पीरियड ऑफ टाइम के रिलेशन में बात करते हैं कि मैंने एक हफ्ते में इतना सप्लाई किया, एक महीने में इतना किया, एक साल में इतना करूंगा, 2 साल में या 5 साल में इतना करूंगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी पर पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, नॉट अ सिंगल आइसोलेटेड सेल। ऐसा नहीं कि भाई एक सिंगल सेल कर दिए तुमने, सिंगल आइसोलेटेड सेल का मतलब हो गया एक सिंगल सेल कर दिए, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई। ऐसा नहीं होता सप्लाई का मतलब। सप्लाई का मतलब होता है कि आप क्वांटिटी पीरियड के टाइम में दर्शा रहे हो कि इतने पर्टिकुलर पीरियड में, चाहे वो पीरियड एक दिन का हो, चाहे वो पीरियड एक वीक का हो, चाहे वो पीरियड एक महीने 15 दिन का हो, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे वो 3 महीने का हो, चाहे 6 महीने का, चाहे साल का, चाहे 5 साल का, चाहे 10 साल का, चाहे 20 साल का, वो पीरियड कितना भी हो, डजेंट मैटर, बट वो पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए इसको फ्लो बोला जाता है। और सिंगल स्टैटिक मतलब सिंगल आइसोलेटेड मतलब स्टैटिक मतलब एक दिन का सप्लाई नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हो कि ये पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ एक सप्लाई है या एक दिन का, नहीं, हम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मतलब सप्लाई इज अ फ्लो स्टैटिक और व्हाट, तो सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। ये साल भर या महीने भर या हफ्ते भर या कई दिन की बात करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1000 लीटर्स ऑफ पेट्रोल पर डे, 10,000 kg ऑफ पोटैटो पर वीक। वही जो मैंने आपको बोला है ना, 1000 लीटर पेट्रोल एक दिन का सप्लाई करने की औकात है भाई मेरी, 10,000 kg पोटैटो पर वीक। ऐसा मैं बोलूँगा ना, ऐसा थोड़ी ना 10,000 kg पोटैटो, अबे क्या 10,000 kg पोटैटो क्या एक दिन में देगा, एक महीने में देगा, एक हफ्ते में देगा, एक साल में देगा, कितने में देगा, कितने पीरियड में देगा, बताना जरूरी है कि नहीं, कि सब ऐसे ही बोल दे 10,000 kg पोटैटो, ऐसा थोड़ी ना चलता है, मजाक चल रहा है क्या, ऐसा वो बोलते हैं। क्लियर? तो सप्लाई इज ऑलवेज अ फ्लो कंसेप्ट, नॉट अ सिंगल आइसोलेटेड सेल या नॉट अ स्टैटिक कंसेप्ट, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। अगेन सप्लाई रेफर्स टू व्हाट फर्म्स ऑफर फॉर सेल, सप्लाई रेफर्स टू व्हाट फर्म्स ऑफर फॉर सेल एंड नॉट नेसेसरी व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग।
अब यहाँ पे ना थोड़ा सा बहुत मजेदार चीज है, कुछ लोगों को इसमें बहुत डाउट रहता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। समझना, सप्लाई जो है वो ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या हो गया? ऑफर फॉर सेल का मतलब हम जो ऑफर कर रहे हैं सेल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ए सप्लाई। मेरे पास 1000 क्वांटिटी ऑफ कैलकुलेटर्स है एंड आई एम ऑफरिंग टू सप्लाई 1000 कैलकुलेटर्स इन अ वीक। मैंने बेचा नहीं, मेरा सेल नहीं हुआ, आई एम नॉट सक्सीड इन सेलिंग दैट पर्टिकुलर 1000 कैलकुलेटर, वो नहीं हुआ। मैं सेल की बात ही नहीं कर रहा, तुम लोग गलत सेल समझ रहे हो बार बार। मैं सेल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सप्लाई की बात कर रहा हूं। तो सप्लाई का मतलब ही क्या हो गया कि जो हम ऑफर कर रहे हैं सेल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई। तुम्हारा सेल हुआ है उतना, नहीं हुआ है, तुम्हारा सेल कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, डजंट मैटर। सेल ज्यादा है कम है मैटर ही नहीं करता, समझ में आ रही बात? वो चीज मैटर ही नहीं करती। क्लियर? तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, सप्लाई का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल एंड नॉट नेसेसरी व्हाट दे आर सेलिंग, या वो जो जितना सेल कर रहे हैं वो नहीं। एक्चुअल सेल इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज नॉट सप्लाई। व्हाट वी आर रेडी टू सप्लाई, व्हाट वी आर ऑफरिंग फॉर सप्लाई। तो पेपर में कई बार पूछता है कि सप्लाई इज व्हाट, दैट इज ऑफर फॉर सेल एंड नॉट एक्चुअल सेल। सप्लाई इज नॉट एक्चुअल सेल, जो आप एक्चुअली में बेच रहे हो, जो अपने P&L अकाउंट या अकाउंट्स वाली किताब में बुक कर रहे हो, दैट इज ऑफर फॉर सेल। क्लियर? क्लियर? यस और नो? नेक्स्ट, सप्लाई वर्सेस स्टॉक। सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक, दैट इज स्टॉक इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी विच कैन बी बॉट इनटू द मार्केट फॉर सेल एट अ शॉर्ट नोटिस। वापस से, सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक। स्टॉक इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कमोडिटी विच कैन बी बॉट इनटू द मार्केट फॉर सेल एट अ शॉर्ट नोटिस। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी विच एक्चुअली बॉट इन द मार्केट। अब दोनों में फर्क समझो। स्टॉक का मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं, है ना, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? स्टॉक की। तो स्टॉक का मतलब हो गया कि भाई मैं कितनी क्वांटिटी, कितना वॉल्यूम ऑफ गुड्स मार्केट में ला सकता हूं, कैन बी बॉट, मैं इतना ला सकता हूं, दैट इज माई स्टॉक। मेरे पास अभी है नहीं, मैं ऑफर नहीं कर रहा हूं सेल करने के लिए, दैट इज अवेलेबल विथ मी बट आई एम नॉट ऑफरिंग राइट नाउ टू यू। दैट इज अवेलेबल विथ मी बट आई एम नॉट राइट नाउ ऑफरिंग टू यू फॉर सेल, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। दैट कैन बी बॉट मतलब इतना मैं ला सकता हूं, इतना हम मार्केट में स्टॉक उठा के ला सकते, लाए नहीं है, अभी तुम ऑफर नहीं कर रहे हो। तो स्टॉक का मतलब होता है विच कैन बी बॉट इनटू द मार्केट, आप जितना स्टॉक मार्केट में ला सकते हो। समझ में आ रही बात? टोटल गुड्स का एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, शॉर्ट नोटिस में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। थोड़ा सा और उसको रिफाइन करता हूं, स्टॉक का मतलब आप समझ सकते हो, स्टॉक इज अवेलेबल फॉर सेल। शॉर्ट पीरियड में ला सकते हैं मतलब ही कि हमारे पास अवेलेबल है बट आई एम नॉट ऑफरिंग राइट नाउ। मेरे गोदाम में इधर कोंटे कांटे में पड़ा है, अभी मैंने इसको ऑफर नहीं किया पब्लिक को सेल करने के लिए, वो मेरे गोदाम में पड़ा है, इधर उधर पड़ा है, बन रहा है, पड़ा है, जो भी है। तो स्टॉक इज अवेलेबल फॉर सेल। व्हेनेवर आई टॉक अबाउट स्टॉक, दैट इज अवेलेबल फॉर सेल। व्हेनेवर मैं बात करता हूँ सप्लाई की, दैट इज व्हाट वी आर ऑफरिंग, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, ये मैं क्या कर रहा हूँ? ऑफर कर रहा हूँ काई के लिए? सेल के लिए। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक और दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई। क्लियर? दोनों में फर्क समझा? अच्छा, इसको आपको और रिफाइन करके लिखना है, तो ये कैन बी बॉट इनटू द मार्केट, नीचे लिख देता हूं, ठीक है। और ये एक्चुअली बॉट, ब्रॉट मतलब बॉट बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है, इनटू द मार्केट। एकदम क्लियर? ओके भाई, देखो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? सप्लाई की। सप्लाई का मतलब क्या हो गया? सप्लाई का मतलब हो गया क्वांटिटी जो हम गुड्स और सर्विसेज की क्या कर सकते हैं, हमारी औकात है, विलिंग है और एबिलिटी है सप्लाई करने में फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एट ए गिवन प्राइस। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे सप्लाई हो चाहे डिमांड हो, वो ऑलवेज इन रिलेशन टू प्राइस और टाइम ही बोली जाएंगी,
ठीक है, क्वांटिटी, प्राइस और टाइम ही बोली जाएगी। सो व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक प्रोड्यूसर विलिंग है और एबल है सप्लाई करने के लिए मार्केट में, ठीक है, एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसके अंदर। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सप्लाई विल बी इफेक्टिव ओनली इफ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई द प्रोडक्ट, दैट इज विलिंगनेस है उसकी, उतने प्राइस में उतने रुपए में उसको सप्लाई करना है या नहीं करना है, और दूसरी रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल है या नहीं। जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ एक बार, सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, ऑलवेज ये क्वांटिटी पर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बोलेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन सिंगल आइसोलेटेड सेल यानी क्वांटिटी जो बोलेगा वो ऑलवेज बताएंगे एक पर्टिकुलर रेफरेंस टू टाइम। देखो फ्लो का मतलब क्या होता है, वेनेवर आप क्वांटिटी की बात करोगे कि इतना सप्लाई कर पाऊंगा, तो ऑलवेज आप वो एक रिलेशन टू टाइम बोलोगे, ठीक है, नॉट आप स्पेसिफिक एकदम स्टैटिक बात करोगे, ठीक है, आप ऑलवेज इन रिलेशन टू टाइम बोलोगे। दैट टाइम में भी 1 डे 2 डे 5 डे 7 डे 8 डे, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात होगी। तो ऑलवेज आप वो बात करोगे इन रिलेशन टू टाइम। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लाई रेशेस टू व्हाट फर्म्स आर ऑफर फॉर सेल, दैट इज नॉट नेसेसरीली टू व्हाट दे आर सेलिंग, सक्सीड इन सेलिंग। जरूरी नहीं है कि वो कितना सक्सीड हो गए सेल करने में, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप कितना ऑफर कर रहे हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जब हम सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको एक चीज और समझनी जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक और सप्लाई के अंदर क्या डिफरेंस है। स्टॉक की अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट इज अवेलेबल फॉर सेल, कैन बी बॉट इनटू द मार्केट। सप्लाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑफर फॉर सेल, दैट इज एक्चुअली बॉट इनटू द मार्केट, ठीक है, एक्चुअली हमने कितना मार्केट के अंदर वो चीज लेके आए हैं। ओके, क्लियर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, थोड़ा सा ये समझना अच्छे से जरूरी है, आपको याद होगा तो मैंने ये चीज लॉ डिमांड में भी बोली थी कि भाई फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, सॉरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लो आप, याद होगा आपको बहुत अच्छे से कि मैंने वो चीज़ वहाँ पे भी आपको एक क्लियर की थी कि भाई इसको अच्छे से पढ़ लो, ये बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। सो क्या हो गया, 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट तुम लोग, अरे रुको जरा, पूरी रखो, 2 मिनट। एक सेकंड चालू रखो तुम लोग, है ना, चालू रखो मतलब रुको 1 मिनट। ओके, क्लियर हो गया, चलो, पता नहीं क्या हो गया था, ठीक है। तो फैक्टर डिटरमाइनिंग सप्लाई, तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सप्लाई क्या होता है, अफेक्ट होता है, चेंज होता है, मतलब सप्लाई बढ़ भी सकता है और सप्लाई कम भी हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स वन बाय वन हमको क्या करना है, स्टडी करने हैं। मतलब बेसिकली ये फैक्टर्स रहेंगे जो हमको बताएंगे कि कहाँ पे किसकी वजह से सप्लाई बढ़ता है और किसकी वजह से सप्लाई कम होता है, ठीक है। चलो, द फैक्टर विच डिटरमाइन, देखो ऑलवेज रिमेंबर जहाँ पे भी वर्ड फैक्टर लिखा हो, डिटर्मिनेंट्स लिखा हो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो दैट ऑलवेज मीन्स कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा सप्लाई क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ भी सकता है, मतलब कम भी हो सकता है। So factor determining supply, the factor which determine influence supply of a commodity in the market, first is प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ऑलवेज इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस की बात आती है, चाहे तुम कंज्यूमर के एंगल से सोचो चाहे तुम सप्लायर के एंगल से सोचो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बेहतरीन बात आपको खुद को पता होनी चाहिए कि क्या रहने वाली है, प्राइस ही रहने वाली है, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट वही होता है। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे आप लोग, जैसे आप लोग कंज्यूमर के एंगल में सोचते थे तो आप लोग ऑलवेज सोचते थे कि कंज्यूमर का बेनिफिट हो, कंज्यूमर का फायदा हो। तो कंज्यूमर का फायदा कब होता था, जब अब उसको कोई भी चीज सस्ते में मिल जाती थी, कम रेट में मिल जाती थी, तब कंज्यूमर का क्या होता था, फायदा होता था, बेनिफिट होता था। बट अब तुम यहाँ पे जब सोचोगे तो ऑलवेज तुमको यहाँ पे प्रॉफिट के एंगल से सोचना पड़ेगा। सप्लायर का एंगल मतलब प्रॉफिट का एंगल, जहां पे हमारा प्रॉफिट ज्यादा, मतलब सप्लायर का प्रॉफिट ज्यादा होगा, जो भी केस हो इनमें से जहां पे भी उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, जो भी सिचुएशन में उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, उस ज्यादा प्रॉफिट वाली सिचुएशन में ही इज ऑलवेज विलिंग, ऑलवेज रेडी टू सप्लाई मोर। वापस से, व्हेनेवर उसका प्रॉफिट जब भी ज्यादा होगा, जहां भी उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट जहां पे भी ज्यादा होगा, सो ऑलवेज वो वहां पे ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी सप्लाई करने में क्या रहेगा, इंटरेस्टेड रहेगा, ठीक है। रेदर देन अगर आप बात कर रहे हो कि
एक्सक्यूज मी, रेदर देन अगर आप बात कर रहे हो कम प्राइस में, तो ऑलवेज रिमेंबर कि वो ज़्यादा प्राइसेस में ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए ऑलवेज क्या रहेगा, तैयार रहेगा, रेडी रहेगा। तो producing firms guided by profit motive, always remember producers always guided by a profit motive है, so higher will be the price of a product, he will sell higher, he will supply higher goods, because higher will be the price of a product, higher will be the profits। इसको ना ये हाथ के मूवमेंट से समझते हैं, 2-3 पॉइंट में काम आएंगे हाथ के मूवमेंट, ध्यान से समझना। ये हाथ मेरा हो गया वो गुड्स बनाने का खर्चा, मेरी कॉस्ट, ये हाथ मेरा हो गया सेलिंग प्राइस, ऊपर वाला हाथ मेरा सेलिंग प्राइस, मतलब इतने रुपए में मैं सेल करता हूं, और ये मेरी हो गई कॉस्ट, मतलब ये मेरी प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब ये मेरी प्राइस हो गई, ये मेरा खर्चा हो गया बनाने का गुड्स का। सो ऑलवेज रिमेंबर कि इनके बीच का जो मेरा पार्ट है, सेल और प्रॉफिट, दो ही हाथ है, तीसरा हाथ होता तो बताता, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो मेरा पार्ट है, प्रॉफिट है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो मेरा गैप है, दैट इज नथिंग बट माई प्रॉफिट। सेल और कॉस्ट के बीच का पार्ट इज नथिंग बट प्रॉफिट। तो ये मेरा प्राइस हो गया, ये मेरी खर्चा हो गया, कॉस्ट हो गया, इनके बीच का मेरा क्या हो गया, फायदा, प्रॉफिट। अब जब मैं बात कर रहा हूं एक फैक्टर की, तो मैं ऑलवेज ये बात करता हूं कि जब मैं एक फैक्टर की बात करूंगा तो बाकी फैक्टर्स को उस समय के लिए मैं क्या कर दूंगा, कांस्टेंट मान दूंगा, सेम मान दूंगा। तो मेरा जो कॉस्ट है वो तो बिल्कुल सेम है, उसमें चेंज नहीं आ रहा है। अब सोच के देखो, अगर मैं मेरी प्राइस बढ़ाता हूं गुड्स की, नीचे वाला हाथ सेम है, ऊपर वाला हाथ बढ़ रहा है, मेरे गुड्स की मैंने क्या बढ़ा दिया, प्राइस, तो मेरा क्या बढ़ गया, पहले मेरा इतना प्रॉफिट था, अब मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, तो मेरी प्राइस बढ़ी तो साथ में मेरा क्या भी बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा। तो सोच के देखो, अगर मेरी प्राइस बढ़ रही है, बाकी चीजें मेरी कॉस्ट वगैरह सेम है, मेरी प्राइस बढ़ रही है तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मैं ज्यादा गुड्स सेल कर रहा हूं, ज्यादा गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, यस और नो, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मैं ज्यादा गुड्स सेल कर रहा हूं, ज्यादा गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, ओके। मेरी प्राइस कम हो गई, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, यस और नो, तो मेरी इच्छा ज्यादा गुड्स बेचने की होंगी क्या, नहीं, मैं सप्लाई क्या करूंगा, कम। सो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आपकी प्राइस बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है, ज्यादा प्राइसेस में आप ज्यादा गुड्स बेचते हो, आपकी प्राइस कम होती है मतलब आपका प्रॉफिट कम होता है, मतलब आप कम प्राइस में कम गुड्स क्या करना, बेचना पसंद करते हो, क्योंकि बाकी चीज तो सेम रहेंगी ना। तो अगर आपका प्राइस बढ़ रही है तो मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो यू आर मच मोर इंटरेस्टेड कि हायर प्राइस में मैं ज्यादा गुड्स क्या करूंगा, सप्लाई करूंगा, ज्यादा गुड्स लोगों को क्या करूंगा, ऑफर करूंगा, क्योंकि भाई मैं बैठा ही धंधा करने के लिए हूं ना, प्रॉफिट करने के लिए, मेरा तो काम में धंधा करना है, प्रॉफिट करना है, मैं बैठा ही उसी के लिए हूं। समझ में आ रही बात, ओके। सो फर्म्स जो है, दे आर प्रोड्यूसिंग फर्म्स आर गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, सो हायर द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स हायर विल बी दी प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस रहेंगी प्रोडक्ट की तो ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ओके। सो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज हायर, ऑलवेज रिमेंबर ग्रेटर क्वांटिटीज देयर ऑफ विल बी सप्लाइड, मतलब हायर क्वांटिटीज क्या करी जाएंगी, सप्लाई करी जाएंगी, हायर विल बी द प्राइस, हायर विल बी द सप्लाई, हायर विल बी द प्राइस, हायर विल बी द सप्लाई, क्लियर, गाटेड पूरा एकदम पॉइंट, ठीक है। वापस से, हायर विल दी प्राइस, हायर विल बी दी सप्लाई, क्लियर, एकदम पक्के से क्लियर, ओके। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स इंक्रीजेस, अब ये तो एक पॉइंट हो गया प्राइस वाला, तो यहां पे हमने क्या एक चीज पढ़ ली, इसको नेक्स्ट पॉइंट पे आने के पहले, प्राइस अगर बढ़ेंगी तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस अगर कम होंगी तो सप्लाई कम होगा, मतलब कौन सी रिलेशनशिप बन गई, अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं, प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ गया, प्राइस कम हो गई सप्लाई कम हो गया, प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ गया, प्राइस कम हो गई सप्लाई कम हो गया, कौन सी रिलेशनशिप है, दैट मीन्स प्राइस एंड सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस और सप्लाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्लियर, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना कि एक चीज लिख के ही दे देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी आ जाएंगी, हायर विल बी दी प्राइस देन हायर विल बी दी प्रॉफिट and selling prices and supply is
ऑल्सो हाई। क्लियर? ओके, एकदम डन, पक्का पक्का। एंड वाइस वर्षा, वर्षा नहीं रे, वर्षा, वाइस वर्षा। क्लियर? ओके, चलो ठीक, समझाइए अच्छे से। सो फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर हो गया, प्राइस वाला। चलो सेकंड वाला पॉइंट पे आते हैं। सेकंड वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सेकंड वाला पॉइंट क्या बोलता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। अब तुम बोलोगे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, हाँ बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, बट वो एक एंगल नहीं है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का, ठीक है। मतलब थोड़ा सा वही समझ लो घुमा फिरा के। तुम खुद सोच के देखो कि तुम सप्लायर हो, ठीक है। ठीक है, तुम अभी तक कैलकुलेटर बेच रहे हो, ये टाइम पे तुम कैलकुलेटर बेच रहे हो अभी तक, ठीक है। अब तुमको क्या दिख रहा है कि कैलकुलेटर तो मैं बेच रहा हूँ, लेकिन उसी समय मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मेरी जो मतलब दूसरा जो प्रोडक्ट है, एक माउस, ठीक है, अगर वो मैं बेचता हूँ तो उसकी प्राइसेस बहुत बढ़ रही है आजकल, तो उसकी प्राइसेस बढ़ रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है उसमें मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। अभी तक मैं कैलकुलेटर बेचता हूँ, कैलकुलेटर की प्राइस कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, नॉर्मल मेरा काम चल रहा है, बट मेरे को ना नजर आया कि जो माउस है ना, इसकी प्राइस बढ़ रही है दिन ब दिन, और जब इसकी प्राइसेस बढ़ रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को इसमें जो प्रॉफिट होने वाला है वो क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू कैलकुलेटर। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, बट ऑब्वियस सी बात है ये टाइम पे मैं ज्यादा क्या बेचूंगा, कैलकुलेटर या माउस। सर बट ऑब्वियस सी बात है माउस। तो मेरे माउस की प्राइस के बढ़ने की वजह से, क्योंकि माउस की प्राइस बढ़ी, इसकी वजह से कैलकुलेटर का सप्लाई क्या कर दिया, कम कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को ये दिखा कि माउस की प्राइस बढ़ रही है तो मेरे को उसमें ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो बट ऑब्वियस सी बात है अगर माउस की प्राइस बढ़ रही है तो मेरे को उसमें ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो कैलकुलेटर में उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मेरे लिए बेटर है कि मैं अभी क्या करूं, माउस बेचूं। समझा या नहीं समझा? उल्टा और कोई बात ले लो, आप फार्मर्स की बात ले लो। फार्मर के पास ऑप्शंस है, वो जनरली वहां पे वीट उगाता है, कौन उगाता है या वीट उगाता है, वीट का प्रोडक्शन करता है। बट उसको समझ में आया यार वीट के प्रोडक्शन में ना, वीट का प्रोडक्शन इतना बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, वीट के प्रोडक्शन में इतना फायदा नहीं हो रहा, मैं कॉर्न और सोयाबीन बेचता हूँ, बोले आजकल सोयाबीन बहुत बिकता है बोले, तो वो जबरदस्ती में वीट का प्रोडक्शन कम कर देगा। क्यों? जबरदस्ती नहीं, मतलब प्रैक्टिकल भी है, वो वीट का प्रोडक्शन कम कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है कि सोयाबीन की इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। तो वो बेसिकली प्राइस अगर दूसरे कमोडिटी मतलब रिलेटेड कमोडिटी की प्राइसेस अगर बढ़ रही है, तो रिलेटेड कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ने की वजह से हम ये कमोडिटी का सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो बेसिकली यहां पे ऐसा होता है कि इफ प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी बढ़ रही है तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सप्लाई ऑफ कमोडिटी क्या हो जाएगा, कम। ध्यान से सुनना। और उल्टा अगर ये कम हो रही है तो ये सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब दिख रहा है माउस हाउस में कोई प्रॉफिट नहीं है तो हम बोलेंगे इसकी सप्लाई क्या करते, बढ़ाते, इसका सप्लाई कम नहीं, इसकी सप्लाई क्या करते आते, बढ़ाते चलते। क्लियर पॉइंट एकदम। तो देखो सिंपल सी बातें यहाँ पे बोली हुई है कि अगर आप बात करो रिलेटेड कमोडिटीज की, तो ऑलवेज रिमेंबर कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स इंक्रीजेस देन दोज गुड्स आर बिकम रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल टू दी फर्म टू प्रोड्यूस एंड सेल। वही वाला प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगा, उसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो वही ज्यादा बेचेंगे और कमाएंगे। सो सप्लाई ऑफ द गुड्स इन क्वेश्चन विल फॉल। वो करंट वाले जो गुड्स है, जो सप्लाई एंड गुड्स ऑफ क्वेश्चन मतलब जो आप जिस पर्टिकुलर काम कर रहे हो, जिस गुड्स का आप पर्टिकुलरली अभी काम कर रहे हो, तो उसका सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम, और वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल इफ अ प्राइस ऑफ अ व्हीट राइजेस द फार्मर मे शिफ्ट देयर लैंड टू व्हीट प्रोडक्शन रेदर देन क्रॉप्स। ठीक है, वो दूसरे बेचेंगे लगा के, ठीक है। रिलेटिव में अच्छा वीट का एग्जांपल उल्टा बोल दिया था मैंने, चलो ठीक है। प्राइस अगर वीट की क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वो कॉर्न और सोयाबीन छोड़ के वीट बेचेगा, वीट का प्रोडक्शन करेगा। वीट की अगर प्राइस कम हो रही है तो वो कॉर्न और सोयाबीन का प्रोडक्शन क्या करेगा, ज्यादा करेगा। क्लियर? तो एज सिंपल एज दैट। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज के केस में सप्लाई में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस केस में इनवर्स
क्लियर? ओके देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आगे की बात करेंगे, आगे का ये पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।